नमस्कार साथियों, शुभ प्रभात। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन में हिंदी का जो सेशन लिया था उसमें महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों का अभ्यास किया था, जहां पर हम लोगों ने संज्ञाओं को देखा है, सर्वनाम देखा है, वर्णमाला से भी प्रश्न आप लोगों को मिले थे, समास, विलोम, पर्यायवाची। तो पूरी कोशिश रहती है कि सभी अध्यायों से यहाँ पर प्रश्नों को समावेशित किया जाए, जो कि आप लोगों की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का समावेशन किया है। सभी लगभग में महत्वपूर्ण जो अध्याय हैं, जो चैप्टर्स होते हैं, वहाँ से एक एक प्रश्न को डालने की कोशिश की है, डाला है मैंने। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगेगा और पिछला भी सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जो है इसका फीडबैक अवश्य दे दिया करिए, तो अच्छा लगता है कि फीडबैक में पता चलता रहता है कि अभी किस चीज़ को लाने की आवश्यकता है या फिर आप लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सहयोग करेंगे। आपका अपना भाई है, आपका अपना चैनल है, तो आप सभी लोगों के सहयोग से ही सब कुछ अच्छा रहेगा। तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सेशन की। बेहतरीन प्रश्न पत्र है, बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। तो देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? क्या ऑप्शन का होगा क छ, ऑप्शन का में च छ ज झा होगा, या खा में क ख ग घ होगा, ऑप्शन गा ट ठ ड ढ होगा, या फिर ऑप्शन घा प फ ब भा होगा। तो पूछा है आपसे स्पर्श और संघर्षी। क्या पूछा है? स्पर्श। यहाँ पर पूछा है स्पर्श संघर्षी। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि स्पर्श संघर्षी क्या होता है। तो स्पर्श संघर्षी क्या होता है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। च छ ज झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। बाकी सभी स्पर्श व्यंजन सभी हैं, परंतु स्पर्श संघर्षी ये व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? क्या का गा अघोष वर्ण है, ऑप्शन ख फ अल्पप्राण है, क्या ग सा ऊष्मव्यंजन है, या फिर ठा सघोष है? तो कौन सा इसमें सही है? तो जो गा होता है, गा क्या होता है? गा जो है वो सघोष वर्ण होता है। क्या होता है? सघोष वर्ण होता है, या फिर इसी को हम कहेंगे घोष वर्ण। क्या कहेंगे? घोष। तो गा तो गलत हो गया, घोष नहीं होता है। प और ये फा जो है, फा क्या है? ये अल्प प्राण नहीं होता है, ये महाप्राण होता है। क्या होता है? महाप्राण होता है। फा जो है महाप्राण होता है। ठीक है, और अघोष होता है। और क्या होता है? फा जो है वो अघोष होता है। सा जो है ऊष्मव्यंजन बिल्कुल सही है। तो शा ऊष्मव्यंजन है। इसके अलावा और ऊष्मव्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ये शा होगा, तालव्य शा होगा, ये मूर्धन्य सा, ये तालव्य सा है, और हा जो है ये भी जो है आपका ऊष्मव्यंजन होगा। और ठा जो है ये सघोष नहीं होता है, ये अघोष वर्ण होता है। क्या? अघोष होता है और महाप्राण होता है। क्या होता है? महाप्राण होता है। तो ये आप लोग बेहतर याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा धरा का अर्थ है। यहां पर आप लोगों को बताना है धरा का अर्थ क्या पृथ्वी होता है, क्या आकाश होता है, नदी की धारा होता है, या फिर धारणा होता है? क्या होता है धरा का अर्थ? तो धरा का अर्थ जो होता है वो होता है पृथ्वी, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, वेद का अर्थ है। तो यहां हमको बताना है वेद का अर्थ क्या होता है। क्या बुद्धि होता है, क्या ज्ञान होता है, कुशलता होता है, या फिर शक्ति होता है? तो वेद का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो वेद का अर्थ जो होता है वो ज्ञान होता है। क्या होता है? वेद का अर्थ जो है वो ज्ञान होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है। देखते हैं 5वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपसे पूछा है तत्सम नहीं है। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं। संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। यानी कि संस्कृत के शब्दों को हिंदी में ज्यों का त्यों जब प्रयोग कर दिया जाता है, उन्हीं को हम लोग तत्सम कहते हैं। और तद्भव,
यदि तत्सम नहीं है तो फिर क्या होगा? तो तद्भव याद कर लीजिए कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव जो होते हैं वे संस्कृत के विकृत शब्द होते हैं। विकृत मतलब जो शुद्ध शब्दों का टूटा हुआ रूप जब हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो क्या कोयल होगा, क्षीर होगा, मयूर होगा या फिर कंकड़ होगा? कंकण। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? क ख ग। तो आप कहेंगे कि जो ऑप्शन है तत्सम नहीं है, तो कोयल ऑप्शन नंबर का है जो वो तत्सम नहीं है। अगर कोयल तत्सम नहीं है तो फिर इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका जो तत्सम होगा वो होगा कोकिल। क्या होगा? कोकिल। ठीक है, तो कोकिल का मतलब होता है कोयल। क्षीर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो होगा वो होता है, क्षीर का तद्भव होता है खीर। ठीक है, मयूर का तद्भव मोर होता है और कंकण का तद्भव जो होता है वो होगा कंकड़। ठीक है, कंकड़ होगा। ठीक है, कोयल ये तत्सम शब्द है, याद रखिएगा तत्सम। ठीक है, बाकी ये सभी क्या हैं? ये सभी जो हैं तद्भव शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 मर्म नहीं, यहाँ पे आप किए धर्म। क्या लिखेंगे? धर्म बुद्धि में समास है। जो धर्म बुद्धि शब्द दिया है ऐसे लिखिए धर्म बुद्धि। ये वाला धर्म और बुद्धि एक में ही है। ठीक है, धर्म बुद्धि में जो समास है वो क्या होगा? क्या तत्पुरुष समास होगा, क्या बहुव्रीहि समास होगा, कर्मधारय समास होगा या फिर अव्ययी भाव समास होगा? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? क ख ग या घ में? तो यहाँ पर जो होगा वो होगा कर्मधारय समास। धर्म बुद्धि जो है वो कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास का पहला पद जो होता है, पहला पद क्या होता है? वो आप कहेंगे विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है, और दूसरा जो पद होता है वो विशेष होता है। दूसरा पद क्या होता है? विशेष होता है। ठीक है, विशेष। तो यहाँ जो धर्म है वो क्या है? वो विशेषण है। क्या है? विशेषण है, और बुद्धि जो है वो विशेष से हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जहां पर भी प्रश्नों में व्याख्या करने की आवश्यकता होगी वहां पर मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको व्याख्या सटीक मिल सके। तो देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 7 है कि धनुर्बाण में किस तरह का समास है? यहां भी समास पूछ लिया है कि जो धनुर्बाण है इसमें कौन सा समास है? क्या तत्पुरुष समास है, क्या बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है या फिर द्वंद्व समास है? ऑप्शन क ख ग या घ में कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो होगा वो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या होगा? धनुर्बाण में द्वंद्व समास हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे? धनुर और बाण। क्या लिखेंगे? धनुर और बाण। ठीक है, इसको लिख सकते हैं धनुर्बाण, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं धनुर बाण। ठीक है, और जब ये बीच में और या फिर योजक चिन्ह हो तो वहां पर द्वंद्व समास होगा। यहां पर योजक चिन्ह का क्या है? लोप है। ठीक है, तो यहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें तीसरा पद बन जाता है। जैसे कमल जो होता है, पंकज। क्या कहें? पंकज। अगर हम कहें पंकज का मतलब पंक में यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो उसको कहा जाता है कमल, यानी कि तीसरा पद बन जाता है, तो उसे जो है बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास आपको पीछे बता चुका हूं। ठीक है, तत्पुरुष समास भी आपको बता देंगे। प्रश्न नंबर 8 जो है उसमें कहा है कि वीरोचित का संधि विच्छेद है। जो वीरोचित शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्या वीर धन उचित होगा? ऑप्शन ख वीर धन औचित होगा, ऑप्शन ग वीरा धन चित होगा या ऑप्शन घ में वीर धन उचित होगा? तो ऑप्शन क ख ग घ में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही दिया है, वीर धन उचित। यहाँ पर जो है संधि है तो आप कहेंगे इसमें गुण स्वर संधि है। क्या है? गुण स्वर संधि है। ठीक है, गुण स्वर संधि। यहाँ पर गुण स्वर संधि में क्या होता है? जब आ या फिर आ के बाद क्या आ जाए? ऊ या ऊ आ जाए तो क्या हो जाता है? तो आप कहेंगे ओ हो जाता है। ठीक है,
ये इसकी पहचान होती है। बिल्कुल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बाकी सभी संधियां गलत लिखी हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। यहां पर भी आपसे संधि पूछा गया है। बृहस्पति में संधि है। जो बृहस्पति शब्द दिया है इसमें कौन सी संधि है? क्या स्वर संधि है, क्या व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या फिर गुण स्वर संधि है? तो यहां पर कौन सी संधि होगी? तो यहां पर जो होगी वो क्या होगी? तो यहां पर होगी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि होगी। विसर्ग मतलब जिसमें विसर्ग आए। तो बृहस्पति का जब संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? बृहस्पति, ये संधि लिखी है, तो इसका जब विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे? विच्छेद करेंगे, यानी कि जब इसको हम तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं बृहधन पति। बृहधन पति, ठीक है। तो यहां क्या आया? विसर्ग आया है, इसलिए यहां पर विसर्ग संधि होगी। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? आपको देखना है अलंकार का भेद नहीं है। क्या शब्दालंकार अलंकार का भेद नहीं है, अर्थालंकार, उभयालंकार, या फिर छंदा अलंकार? इनमें से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? तो आप कहेंगे शब्दालंकार अलंकार का भेद होता है, अर्थालंकार होता है, उभयालंकार होता है। जो इसमें नहीं है तो छंदा अलंकार कोई भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही होगा। तो अब आपसे पूछे अलंकार कितने, तो आप कहेंगे 3। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में जो है यहां पर पूछा है, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार क्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पीपर पात सरिस मन डोला, तो क्या इसमें उपमा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा? क्या होगा? तो यहां जो होगा वो पीपर पात सरिस मन डोला। सरिस आ जाए, सा आ जाए, सी आ जाए, तो यहां जहां पर सा सी से सरिस आते हैं वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है, ठीक है। उपमा अलंकार होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में कहा है, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहां दिया है चौपाई छंद में मात्राएं पूछें तो जो छंद होते हैं, जो छंद होते हैं, छंदों में जो है कितने चरण होते हैं? तो आप कहेंगे 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। तो चौपाई के चारों चरण में कितनी मात्राएं, कितनी मात्राएं होती हैं? तो क्या 16-16 होती हैं, 13-11 होती हैं, 11-13 होती हैं, या फिर 15-18 होती हैं? तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। 13-11 मात्राएं दोहा छंद में होती हैं, ठीक है। 13-11 यानी कि पहले चरण में और तीसरे चरण में, ठीक है। पहले दूसरे चरण में, दूसरे में कितनी? 13-13 है, और पहले और तीसरे, तीसरे, दूसरे और चौथे में 11-11। ये क्या होगा? ये दोहा होगा। और दोहा का उल्टा होता है सोठा, जो कि यहां लिखा है गा में। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 13। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। यहाँ पे ये जो मात्रा है ये गलत लिखी है। अब श्रृंगार सही है, इस तरीके से लिखा जाता है श्रृंगार, ठीक है, बट ये टेक्निकल फॉल्ट है। तो यहां पर पूछा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? क्या शोक होगा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्या शोक होगा, रति होगा, हास होगा, या फिर उत्साह होगा? तो क्या होगा? तो आप कहेंगे कि श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। शोक किसका स्थायी भाव है? तो आप कहेंगे शोक जो है वो करुण रस का स्थायी भाव है। हास जो है वो हास्य रस का है। किसका? हास्य। और उत्साह जो है वो वीर रस का जो है स्थायी भाव है, ठीक है। ये आप याद रखिए। प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। यहां पर हम लोगों को शुद्ध वर्तनी छांटनी है, देखनी है। तो क्या प्रेयसी सही लिखा है, आधीन सही लिखा है, ज्योत्सना सही लिखा है, या फिर महत्व सही लिखा है? तो ऑप्शन क, ख, ग या घ में कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस ऑप्शन की वर्तनी सही है?
तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर का में प्रेयसी जो है वो प्रेयसी बिल्कुल सही लिखा है। प्रेयसी का मतलब होता है प्रेमिका। क्या होता है? तो आप कहेंगे प्रेयसी का अर्थ जो है वो प्रेमिका है। अधीन गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। इसका सही जो होगा वो अधीन होता है, अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। ज्योत्सना भी गलत लिखा है, इसको सही लिखा जाता है ज्योत, और आधा सा होगा ज्योत्सना। ठीक है। महत्व भी गलत लिखा है, महत्व का जो सही अर्थ हो, सही वर्तनी होगी वो होगी महत्व। दो आधे ता होते हैं महत्व। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15। यहां पर आपको छांटना है, अशुद्ध शब्द छांटना है। क्या छांटना है? अशुद्ध शब्द छांटना है। क्या अहल्या गलत लिखा है, कुमुदिनी गलत लिखा है, ब्रह्मा गलत लिखा है, या फिर व्याप्त गलत लिखा है? तो कौन सा गलत लिखा है? का, खा, गा, घा में कौन सी वर्तनी सही नहीं है? कौन सा शब्द गलत लिखा है? तो यहाँ पर जो अहल्या है ये बिल्कुल सही लिखा है, कुमुदिनी भी बिल्कुल सही लिखा है, और व्याप्त भी सही लिखा है। जो गलत है वो ब्रह्मा है, यहाँ का जो अशुद्ध है वो ब्रह्मा है। तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखते हैं ब्रह्म, ये आधा हा और माँ। ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो ये ऐसे लिख जाएगा ब्रह्मा। ठीक है। माँ जो है बाद में। ओके। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16। किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है? तो क्या इंसानी में ई प्रत्यय नहीं लगा है? किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं लगा है? या चमेली होगा, माली होगा, या फिर अलबेली होगा? क्या होगा यहाँ पर? तो हम लोग देखते हैं कि जो है प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय जो है किसी मूल शब्द में बाद में लगने वाला शब्दांश होता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ क्या है? इसमें इंसान है मूल शब्द। क्या है? तो पहले में जो इंसान है ये मूल शब्द है और इसमें लगा है ई प्रत्यय। ठीक है। दूसरा है ये माला है। क्या है? माला में लगा है ई प्रत्यय, तब होता है माली। और यहाँ भी है अलबेला। क्या होता है? अलबेला शब्द होता है और इसमें लगा है ई प्रत्यय, तब होता है अलबेली। परंतु चमेली में ई प्रत्यय नहीं लगा है, ये मूल शब्द है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है मोर का पर्यायवाची शब्द है। तो मोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्या कलापी होगा, तड़ित होगा, विसिक होगा, या फिर विलक्षण होगा? कौन सा होगा मोर का पर्यायवाची शब्द? तो क्या होगा? तो यहां पर जो मोर का पर्यायवाची है वो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है, कलापी। क्या होगा? तो आप कहेंगे कलापी होगा। तो मोर के अन्य पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं मोर का अन्य पर्यायवाची में मयूर। क्या होगा? मयूर होगा। सिखी होगा। क्या होगा भाई? सिखी भी होता है मयूर का पर्यायवाची। और सिखी के अलावा इसको और कहते हैं सारंग। क्या कहते हैं? सारंग। ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। और सारंग के अलावा इसे बोलते हैं ध्वजी। क्या बोलते हैं? ध्वजी। ठीक है। जो तड़ित है, तड़ित किसका होता है? तो आप कहेंगे तड़ित जो है वो बिजली का पर्याय होता है। तो बिजली। क्या होगा? बिजली। तड़ित का बिजली पर्यायवाची होता है। इसी को आप विद्युत कहते हैं, ये आप जानते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं दामिनी। क्या बोलते हैं? दामिनी। दामिनी बोलते हैं। इसी को सौदामिनी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सौदामिनी। ठीक है। और चपला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो कहेंगे चपला। ओके। जो विसिक है, ये जो विसिक है, विसिक किसका पर्याय है? तो आप कहेंगे ये है तीर का। किसका है? तीर का। तीर को ही क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे बाण बोला जाता है। तीर को ही बोला जाता है सर। ठीक है। सर। तीर को ही सर बोला जाता है और इसी को ही इशु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इशु बोला जाता है। इसके साथ में एक और शब्द आता है मिलाने को, सर और सर। सर और सर का अर्थ आता है। तो इस वाले सर का अर्थ होता है बाण। ठीक है, ये याद रखना। और इस वाले सर का अर्थ होता है तालाब। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, लगातार पूछा जा रहा है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर आता है विलक्षण। तो जो विलक्षण होता है, विलक्षण का मतलब आप जानते हैं अद्भुत जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय। क्या? तो इसको हम लोग कह सकते हैं अद्भुत। क्या कहेंगे? अद्भुत।
तो और इसके अन्य जो पर्यायवाची होंगे वो विचित्र होगा। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे विचित्र हो जाएगा। विचित्र के अलावा इसका हम लोग अनोखा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनोखा कह सकते हैं, निराला कह सकते हैं। ठीक है, ये पर्यायवाची होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ओके। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18, मार किसका पर्यायवाची है? मार किसका पर्यायवाची? क्या अर्जुन का है, कर्ण का है, विष्णु का है या फिर कामदेव का है? तो मार किसका पर्यायवाची है? तो यहाँ पर जो है वो मार जो है वो किसका पर्यायवाची है? तो आप कहेंगे कामदेव का पर्यायवाची है। मार जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। इनके अन्य पर्यायवाची में अगर आप देखेंगे तो इसको मदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मदन कहा जाता है, काम भी कहा जाता है और इसे मनोज भी कहा जाता है। क्या? मनोज कहा जाता है। मनोज के अलावा इसे जो है क्या कहते हैं? कंदर्प, कंदर्प भी कहा जाता है और स्मर भी कहा जाता, स्मर भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं कि अर्जुन की। तो अर्जुन के अन्य पर्यायवाची में आप सभी लोग जानते होंगे, इन्हें पार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थ कहते हैं। इसी के साथ साथ पार्थ के अलावा इन्हें कौन्तेय कहा जाता है, कौन्तेय कहा जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं? गांडीवधार कहते हैं, गांडीवधर या गांडीवधारी भी बोला जाता है। ठीक है, ये आप बिल्कुल इनका याद रखिएगा। गुड़ाकेश एक महत्वपूर्ण है इनका, गुड़ाकेश, तो ये आप याद रखिएगा। इसके साथ ही जो कर्ण है, कर्ण जो अर्जुन का भाई था, तो उसको क्या कहते हैं? उसे आप लोगों ने देखा होगा जो भी मूवीज़ वगैरह में, तो क्या बोलते हैं? अंगराज, अंगराज कर्ण बोला जाता है। इसे और क्या कहा जाता था? सूर्य पुत्र कहा जाता है। ठीक है, सूर्य पुत्र या सूर्य सुत कहा जाता है। ठीक है ना, सूत पुत्र भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? सूत पुत्र कहा जाता है। ठीक है, रवि सुत भी कहा जाता है इसे, रवि सुत। ठीक है, ये आप याद रखें। विष्णु जो है, विष्णु के पर्यायवाचियों में जैसे आ जाता है जनार्दन। क्या कहा जाता है? जनार्दन कहते हैं विष्णु को। विष्णु को जो है नारायण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारायण कहा जाता है। इनको लक्ष्मीपति कहा जाता है। क्या? लक्ष्मीपति कहा जाता है। ठीक है, और गरुड़ ध्वज कहा जाता है, गरुड़ ध्वज। अन्य भी हैं और भी इनके, ये महत्वपूर्ण हो जाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, वीडियो तो अवश्य लंबा हो रहा है, परंतु जो बेहतर कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि इससे बेहतर शायद आप लोगों को कहीं ही मिलता हो। ठीक है, बेशक हम लोगों के जो प्रश्नों की संख्या कम है, लेकिन आप लोगों को बहुत प्रश्न मिल चुके हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं कि अज्ञ का विलोम क्या होगा? क्या विज्ञ होगा, क्या मूर्ख होगा, अनुज होगा या फिर अल्प होगा? तो अज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अज्ञ का मतलब होता है जो कुछ नहीं जानता हो। ठीक है, मतलब जो अज्ञानी हो। ठीक है, कुछ नहीं मतलब जो अज्ञानी हो उसको कहते हैं अज्ञ। तो ज्ञानी का मतलब जानने वाला, तो वो हो जाएगा विज्ञ। तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है, मूर्ख। तो मूर्ख का विलोम क्या होगा? तो जो मूर्ख है उसका विलोम जो होगा वो होगा बुद्धिमान। ठीक है, मूर्ख का मतलब बुद्धिहीन होता है ना, तो इसका बुद्धिमान होगा। अनुज का मतलब होता है, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। तो अनुज का उल्टा क्या होगा? बड़ा भाई, यानी कि अग्रज। क्या कहेंगे इसे? अग्रज कहेंगे। ठीक है, ठीक है। और जो अल्प होता है, अल्प का मतलब होता है कम, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अधिक। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर, हमारा 20वां प्रश्न, और जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 में है, संरचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, संरचना या फिर रचना, या फिर रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, 3, 4 या 5? तो रचना की दृष्टि से जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो आप कहेंगे कौन कौन से? तो होगा सरल वाक्य। क्या होगा? सरल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य, और होता है मिश्र वाक्य। क्या होता है? मिश्र वाक्य। ठीक है, या इसी को कहते हैं मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है, मिश्रित वाक्य। तो आज हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही बेहतर
सेशन लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये सभी जितना भी आप लोगों को कंटेंट मिलता है परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और घर पर भी इसका आप लोग रिवीजन करते रहें, नोट्स हिंदी के बनाते रहें, जो कि आज ये आगे जो है आप लोगों को परीक्षाओं में काम आएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में अपने। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो कैसा लग रहा है आपको, कंटेंट कैसा लग रहा है, आप लोग हमें कमेंट अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घर पर तैयारी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।